लास्ट क्लास में मैंने इंडक्टर के केसेस में केवीएल लगानी सिखाई थी। देखो अपने टॉपिक में देखिए एक बार, मैंने वी ए माइनस वी बी एल डी आई बाई डी टी लिखा है। यस और नो? एल डी आई बाई डी टी। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। करो स्टार्ट। लो, यहां पे स्टार्टिंग में एक कॉइल है और एक रेजिस्टेंस है। अभी इसमें ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसका एल की वैल्यू दी है 1 हेनरी, सेल की वैल्यू दी है 2 वोल्ट, 5 वोल्ट और 2 ओम, 5 वोल्ट और 2 ओम। एक बार रिकैप देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सबसे मेन पार्ट समझाया था। जब भी सी आता है कैपेसिटर, उसकी वोल्टेज क्यू बाय सी करके लिखी जाती है। रजिस्टर की V इक्वल्स टू आई आर से लिखी जाती है और एल की EMF एल डी आई बाय डी टी करके लिखते हैं। वी ए माइनस वी बी बताना है, बताओ। वी ए माइनस वी बी, यहां से करंट जा रहा है आई। पहले केस में लो कि आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, बट ये कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट। क्या करंट चेंज हो रहा है? पहले इसकी इक्वेशन बनाइए, वी ए माइनस वी बी। सेकेंड कहता है आई की वैल्यू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर या 1 एम्पियर ले लो, 2 एम्पियर पर सेकेंड ले लो, एंड इंक्रीजिंग, है ना? एंड इंक्रीजिंग। ये आई की है कि आई बाई टी की है? मतलब ये डी आई बाई डी टी है, रेट ऑफ चेंज। और तीसरा क्या है? 2 एम्पियर पर सेकेंड है लेकिन डिक्रीजिंग है। तीनों केसेस में वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकाल के दो। सबसे पहले वी ए प्लस माइनस साइन लगाओ, इक्वेशन बनाओ। बनाओ इक्वेशन बनाइए एल डी आई बाई डी टी में। या एक काम करो, वेट, इसमें ना थोड़ा सा कहता है आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। यहां पे डिक्रीजिंग है। बताओ इक्वेशन कैसे बनाए? यहां की पोटेंशियल बताओ। मतलब करंट इधर जा रहा है, पहला स्टेप, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। यहां की वोल्टेज लिखवाओ। क्या ये एल डी आई बाई डी टी है? डन। यहां की वोल्टेज आई इंटू आर। आई कितना है पता नहीं, बाद में भरेंगे, पहले ये कितना है? आर, 2 आई बन गया। क्या मैंने हर एलिमेंट की वोल्टेज लिख ली? इक्वेशन बनाओ। वी ए से चले, प्लस से गए, अरे प्लस से गए तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। आगे वोल्टेज कौन सी आ रही है? 5 वोल्ट। भाई वोल्टेज का सम करना है, वोल्टेज का। ये क्या है? 2i माइनस माइनस 5 माइनस 2i इक्वल्स टू वीबी। यहां पहुंच गए। सो दैट इज योर मेन इक्वेशन जो इन तीनों में लगेगी। बोलो आई की वैल्यू है तुम्हारे पास? स्टार्टिंग में पहले वाले में करंट कैसा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब डी आई बाई डी टी की वैल्यू 0 हो गई। तो पहले के लिए सॉल्व करते हैं। पहले के लिए वी ए माइनस 0 माइनस 5, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू वीबी। 4, क्या 9 आ जाएगी? अरे 5 और 4 9, 9 उधर जाके प्लस हो गया, तो यहां से वी ए माइनस वीबी कितना आया? 9 वोल्ट। डन। 1 एम्पियर, आई की वैल्यू 2 एम्पियर है लेकिन किस रेट से चेंज हो रही है?
डी आई बाई डी टी, प्लस का के माइनस का, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे भरो इस इक्वेशन में, वी ए माइनस 1 × 1 -5 -2 × 2 वी बी, है ना। तो वी ए माइनस वी बी 10 आ गया, 1 5 और 4 कितना आ रहा है, 9 10 10 वोल्ट। अगले का आंसर बताओ, डी आई बाई डी टी क्या लोगे, -1, तो ये डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, दैट इज डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू -1 दे रखा है। आई की वैल्यू है, एल की वैल्यू 1 हेनरी है, अकॉर्डिंगली पुट किया। समझ गए। जो केवीएल लगानी सिखाई थी वो ऐसे सवालों में यूज होती है, जिसमें एल आ गया, आर आ गया। स्टेप वही है, सबसे पहले प्लस माइनस के साइन लगाओ, उसके बाद सेकंड में सबकी वोल्टेजेस लिख लो, और जिस भी डायरेक्शन में चलना है उसी डायरेक्शन में चलो, ए से बी या बी से ए, प्लस से गए माइनस, माइनस माइनस से प्लस, प्लस आ जाएगा सॉल्व करके। बस ये चीज ध्यान रखना, अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, और डिक्रीजिंग है तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव है। नेक्स्ट, टॉपिक का नाम लिखो, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होती है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। देखो जी, कर दू इसको इरेज। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। आपको वो कहानी याद है, मैंने कैपेसिटर की एनर्जी कैसे निकलवाई थी। मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था, मुझे 10 कूलम चार्ज देना है, मैंने 7 दे दिया, 3 और देना रह गया, है ना। आ रहा है याद, ओए क्या प्रॉब्लम है, इसको बोल रहा हूं, इसको इसको क्या बता रहा है तू। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, इधर देखो एक बार, मैंने मान लीजिए एक इंडक्टर लिया, हमारी फिजिक्स में जहां जहां एनर्जी निकालनी आई वहां वहां वर्क डन निकाला तुमने। जब भी एनर्जी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, वर्क डन। अब देखो, मान लीजिए इसमें करंट कितना जा रहा है, स्मॉल आई, है ना, और मान लीजिए मेरे को देना कितना है, 0 से लेके आई। आप वही फिर से एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए आपको 10 एम्पियर करंट फ्लो कराना है, लेकिन अभी कुछ टाइम बीत गया, मान लीजिए 3 सेकंड बीत गए, और 3 सेकंड बीतने पे इसमें 4 एम्पियर का करंट चल रहा है या 8 एम्पियर का चल रहा है, तुम्हारे को कितना देना था, 10। 3 सेकंड के बाद कितना चला गया, इसमें कितना रह गया, 2। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या 0 से लेके 10 जा रहा है ना करंट, 0 से क्या करंट इंक्रीज हो रहा है, अरे हाँ या ना, करंट इंक्रीज हो रहा है। क्या ये कॉइल चाहेगी करंट इंक्रीज हो, नहीं। क्या उस करंट को बढ़ने देगी ये, देखो स्टार्टिंग में जब ये 0 से बढ़ना शुरू किया तब तो ठीक, लेकिन जब ज्यादा ज्यादा बढ़ गया उस टाइम पे ये ज्यादा अपोज करने लग गई, तो करंट के बढ़ने का रेट घट गया। जैसे मान लीजिए 0 से 1 गया, मान लीजिए 1 सेकंड में गया, अगली बार जब वो 8 पे पहुंच गया, उसको 8 से 9 जाने में 5 सेकंड लग रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भाई करंट तो बढ़ रहा है, 0 से 1 एम्पियर जाने में उसको 1 सेकंड लगा, क्या एक बढ़ा, एक 8 से 9 में भी तो कितना बढ़ा, लेकिन इतना बढ़ने में उसको कितनी देर लग रहे हैं, इसका मतलब करंट के बढ़ने का रेट घट गया। ये किसकी वजह से हुआ, याद करो, मैंने कोई इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने मान लिया लेट एट एनी टाइम टी करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल कितना आ रहा है, स्मॉल आई, है ना। ये कब है, टी टाइम में, लेकिन मुझे कितना देना है, 0 से आई। देखो, करंट इज इंक्रीजिंग, करंट इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर कॉइल इज अपोजिंग इट, कॉइल इसको अपोज कर रही है, कॉइल इज अपोजिंग इट, देयरफॉर क्या होगा, करंट के बढ़ने का रेट घट जाएगा, रेट ऑफ
इंक्रीजिंग द करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लाइन को ध्यान से समझिए, करंट के बढ़ने का रेट घट गया, करंट बढ़ रहा है लेकिन रेट घट गया, मतलब जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रहा, पहले जल्दी जल्दी बढ़ रहा था, जब यहां पहुंचा अब जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रहा। अब मेरे को डीआई देना है, तो अभी एक बार लिखना नहीं, स्टेप देखिए, इतना लिखने के बाद ये अजम्पशन है, आपको ऐसा लिखना है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, पावर कंज्यूम्ड, मतलब ऐसा करने में कितनी पावर कंज्यूम हुई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। ई कितनी होती है इसमें, इसकी ई कितनी होती है, L डी आई बाई डी टी। बोलो कौन सा आई लू, स्मॉल आई, L डी आई बाई डी टी। मुझे पावर कंज्यूम निकालनी है, मतलब मेरे को करंट बढ़ाने में दिक्कत आ रही है, मेरे को पावर चाहिए, कितना कंज्यूम होगा, P इक्वल्स टू ई इंटू आई। लेकिन आई कौन सा है अभी, छोटे वाला, तो कितना आ गया, आई इंटू एल डी आई बाई डी टी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ये पावर कंज्यूम हो गई। क्या तुम मुझे सेकंड स्टेप में एनर्जी लिख के दिखा सकते हो, एनर्जी। अब देखो, क्या आपने 8 एम्पियर दे दिया, दो और देना है, इसका मतलब छोटा सा करंट और देना है, इसका मतलब डी आई देना है, डी आई। उस 2 एम्पियर को आप क्या मान के चलो, मतलब छोटा सा करंट देना है। एनर्जी का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू ये छोटी सी एनर्जी, छोटा सा टाइम। पावर निकाल ली, इसके साथ क्या लगाना है, क्या आ जाएगी, देखो करके देखो, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू डी टी। तो यहां लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड टू इंक्रीज द करंट। कितना करंट दिया, बाय डी आई, थोड़ा सा, तो उसके लिए छोटा सा टाइम लगा। ये देखो पावर कितना है, आई एल डी आई बाई डी टी इंटू डी टी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, क्या इसके लिए छोटी सी एनर्जी लगी, पूरी एनर्जी लगी। तो ये वाली वैल्यू देखो, डी टी कैंसिल, यहाँ पे क्या आ रहा है, आई एल, एल को आगे लिख लो, एल आई डी आई। क्या ये डीई आ गई क्या नहीं आ गई, ये आ गई। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, इंटीग्रेशन, करंट कहां से कहां देना है, 0 से आई कर दो इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। 3 स्टेप में करनी है डेरिवेशन, पहले पावर लिखनी है, फिर एनर्जी लिखनी है, फिर इंटीग्रेशन कर देना है। तो थर्ड स्टेप में इंटीग्रेशन देखो, क्या आ गया मेरा, डीई आ गया, एल आई डी आई। बोलो लिमिट किसकी लगेगी, आई की। करंट कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेके आई जा रहा है, एल बाहर आ गया, आई का इंटीग्रेशन, आई स्क्वायर बाय 2, आई स्क्वायर बाय, लिमिट कहां से कहां, 0 से, तो क्या ये हाफ एल आई स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, दिस वन, दैट इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन दैट इंडक्टर। अब ये देखो, क्या ये फॉर्मूला वैसा वैसा नहीं आ रहा जैसे हाफ सी वी स्क्वायर था, कैपेसिटर की एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होती है, इसकी हाफ एल आई स्क्वायर होती है। अब ये तीनों एलिमेंट को याद करना स्टार्ट कर दो, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में ये तीनों आएंगे, समझ में आया, डाउट है, लिखो इसको फटाफट, जल्दी उतारो, इसको बोर्ड के लिए लिख लेना, इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन निकालना। इंटू डी टी, आगे एनर्जी लिखनी है, ठीक है करो करो। स्टेप समझ में आ गए, इसके बाद हेडिंग लिखिए,
सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? उसी कॉल में बताया था। हो गया ये? देखो इधर, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, ये आपके पास कॉइल है इस तरीके से। अभी अगर मान लीजिए आप इसमें करंट चेंज कर रहे हो, बोलो क्या इसमें करंट कैरिंग कॉइल है ये? अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं? मतलब ये एक मैग्नेट है, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एक फ्लक्स है। लेकिन अगर आप यहां से करंट की अमाउंट चेंज कर दो, बढ़ा दो घटा दो, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अभी आपने कॉइल की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या करती है ये? किसी भी चेंज को अपोज करती है। अगर मान लीजिए मैं इसको करंट को बढ़ाता हूं तो क्या ये बढ़ने देगी? इसको घटाता हूं ये घटने देगी? क्या ऐसा करने के लिए उसको ईएमएफ इंड्यूस कराना पड़ेगा अपने अंदर? यस। इस करंट के बढ़ने को रोकने के लिए उसको ईएमएफ इंड्यूस कराना पड़ेगा। बेटा ध्यान से सुनो इधर जो लिख रहे हैं प्रांतिक करण, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं चाहती इंक्रीज हो, ये अपोज करेगी। हाउ? बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो मैंने बोला था बैक ईएमएफ। कल आपने वो मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वो जो जिसमें वो रिंग रखी थी ऊपर डिस्क कि बाहर जाएगी कि अंदर गिरेगी, उसमें क्या था, हम करंट को चेंज कर रहे थे तो वो उसको अपोज कर रही थी, वो ऊपर जंप हो रहा था। तो ऐसे ही यहां पे है। अब इसका इस सेल्फ का मीनिंग समझिए। क्या हमारे पास एक ही कॉइल है, मैं करंट भी उसी में चेंज कर रहा हूं और ईएमएफ भी उसी में इंड्यूस करा रहा हूं, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर ऐसा हो कि चेंज किसी में कराऊं और ईएमएफ इंड्यूस किसी और में हो, उसको बोलते हैं म्यूचुअल। समझ गए? अब यहां इसकी इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन करंट इज चेंज्ड इन द कॉइल एंड क्या प्रोड्यूस हो रही है, क्या इंड्यूस हो रही है? ईएमएफ। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, देन इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। अब मुझे बताओ एक बार लिखना छोड़ो, इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड है कि नहीं है? है। इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है, क्या इस बात पे डिपेंड कर रहा है इसमें करंट कितना जा रहा है? लिखने का ढंग देखिए, इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है इसमें करंट कितना पास हो रहा है। क्या यहां से कांस्टेंट हमने एल लिया था, फाई इक्वल्स टू एल आई, ये क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हमने लास्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन की बात नहीं करी। देखो, बोलो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन देनी है, इसकी यूनिट क्या होती है? अभी क्वेश्चन किया, क्या लिखा हुआ था? हेनरी। एच से दिखाते हैं इसको, कैपिटल एच से। अब देखो, अगर मान लीजिए पुट आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर, आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछ ले एल की, तो क्या करोगे? आई को 1 भर दो। अगर तुम आई को 1 भरोगे तो क्या एल फाई के बराबर आएगा? आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जब इस कोयल में 1 एम्पियर का करंट पास होता है उस वक्त इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड होता है, वही एल होता है। मीनिंग समझ में आ गया? इस कॉइल में जब 1 एम्पियर का करंट पास होता है तो कितना फ्लक्स लिंक्ड होता है इसके साथ, वो कौन है? एल। डन। बताओ, क्या तुम्हारे पास फ्लक्स आ गया? क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? यस। फ्लक्स तो मुझे चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि मैं आई को बढ़ा घटा रहा हूं। तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, कितनी होगी कौन बताएगा? फैराडे का सेकंड लॉ कितनी होती है? माइनस डी फाई बाय डी टी। लगाओ, फाई का फॉर्मूला एल आई। बोलो ईएमएफ इंड्यूस कितनी आएगी? E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। फाई की वैल्यू कौन कांस्टेंट है? बाहर आ गया, अंदर कौन बचा? तो यहां से क्या आएगा? माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो E की वैल्यू आ रही है माइनस एल डी आई बाय डी टी। कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। क्या यहां से एक डेफिनेशन और बना सकते हैं एल की? क्या करो इसको,
इसको 1 एम्पियर पर सेकेंड भर दो, भर सकता हूं? ये करंट के चेंज होने का रेट है, इतने रेट से चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको इस पूरे फैक्टर को ये वन भर दूं तो क्या ई एल के बराबर आएगा? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो माइनस को हटा दो, मतलब मोड ई के, है ना, एल इसके बराबर आ गया। इसका मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वहां पे तो फ्लक्स की टर्म में डिफाइन किया, यहाँ पे ईएमएफ। बताओ, जब एक कॉइल के अंदर 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से करंट चेंज होता है, उस वक्त उसमें जितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है वही कौन होता है? एल। दो डेफिनेशन बताई है, ई की टर्म में और फाई की टर्म में। क्या लिखूं यहाँ पे? डिफाइंड एज एल, डिफाइंड एज लिख लो, डिफाइंड एज ईएमएफ इंड्यूस्ड in the coil when rate of change of current is 1 एम्पियर पर सेकेंड। और यहां पे डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil when, क्या लिखूं? जब 1 एम्पियर का करंट पास होता है, चेंज नहीं होता इधर। when 1 एम्पियर करंट passes, when 1 एम्पियर करंट passes through it। सही है? कौन एब्सेंट आज? और होमिक और एक वो आ रहा हूँ, नहीं आता। वो सुबह भी बोल के बता, मॉर्निंग में कहता है आऊंगा, नहीं आता उधर भी। हाँ जी, लिखो इसमें वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन शेप या लिखो, बट इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एक तरीके से साइज, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और थर्ड इज अ परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। व्हाट डज इट मीन? कैसे समझोगे इसको? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जो कॉइल मैंने ली है, ये देखो, अगर मान लीजिए मैं कॉइल इसके ऊपर लपेट दूं तो ये मीडियम हो गया, है ना। आयरन के ऊपर लपेटूं, आयरन मीडियम हो गया। कॉपर कॉपर हो गया। तो उसके ऊपर इसका एल का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा। सही है? लिख लो फटाफट जल्दी से, थ्योरेटिकल चीजें हैं ये।
अच्छा, एक चीज और इसमें मैं तुम लोगों को बताता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैपिटल एल है ना, ये ये तुम्हारे क्वेश्चन में, तुम्हारे टॉपिक में आएगा ही तब जब करंट का चेंज होगा। बिना करंट के चेंज हुए इसका कोई काम नहीं है इधर। याद रखना, एल कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन द करंट इज चेंजिंग। द करंट इज कांस्टेंट, एल वैल्यू का कोई रोल ही नहीं है। लिखना चाहो लिख सकते हो, साइड में लिख लेना, एल हैज अ रोल और कम्स इनटू प्ले व्हेन द करंट इज चेंजिंग इन द कॉइल। नेक्स्ट हेडिंग डालना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। क्या बोल रही है? लेबलिंग नेबरिंग कॉइल, वो आएगा अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके बाद। लो जी, लिखो। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए हैं बोर्ड के लिए, ये डायरेक्ट एक्सप्रेशंस निकलवाए जाते हैं। यहां लिखिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ये निकालना है आपको। हम दो के लिए निकाल लेते हैं, एक तो सोलेनॉइड के लिए और एक टोरॉइड के लिए भी निकाल सकते हैं, टोरॉइड के लिए निकाल लेना। और सर्कुलर लूप के लिए निकाल लो। सही है, मतलब मेरे को कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है एल। आपके न्यूमेरिकल जितने भी फ्रेम होंगे उस एल एल निकालने के लिए होंगे। अभी जो जिस तरीके से निकलवा रहा हूं यही स्टेप्स वहां फॉलो करने हैं। पहले स्टेप्स देखिए एक बार, पेन छोड़ो सारे। स्टेप्स, पहला स्टेप देखो, बोलो फाई का फॉर्मूला एल आई देख लिया तुम लोगों ने? यस, ये मेन फॉर्मूला है। लेकिन आप लोगों को जो फाई निकालना है ना यहाँ पे, वो ऐसे करके निकालना है, बी इंटू ए होता है क्या, नंबर ऑफ टेंस एन एन आ जाए तो एन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या करो, तीसरे स्टेप में जब जैसे ये लगाओगे, पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट वैल्यू इसकी भरो, जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें से आई हटा दो। क्या हटा दो? क्या बच जाएगा? एल। मतलब नाउ कंपेयर, कंपेयर सेकेंड विद वन। बस, न्यूमेरिकल्स के भी यही स्टेप है और अभी भी यही स्टेप है। सबसे पहले सोलेनॉइड का देखते हैं। लो, सोलेनॉइड के लिए बी कितना होता है बताना? म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड का बी कितना होता है? तो इसका बी होता है म्यू नॉट एन आई। क्या इसका भी पता है तुम्हें? इसका बी कितना होता है? पर क्या इसके अंदर म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, क्या ये एल की वैल्यू 2 पाई आर होती थी? यहाँ कॉपर लूप का कितना था? बी इक्वल्स टू, मतलब सर्कुलर का, म्यू नॉट आई बाय में 2 आर, ये होता था। अब देखते हैं सोलेनॉइड में फाई की वैल्यू, क्या एन बी ए ले लू? एन बी ए, बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई इंटू ए, बोलो एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई इंटू ए। डन। क्या बन गया? देखो, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तुम लोग इसको। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू आई। क्या तुम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर सकते हो? फाइव इक्वल्स टू, इतना ही करना है बस, एनबीए लगाना है, बी की वैल्यू पुट करनी है, आई पे क्रॉस लगा तो जो बचेगा एल बचेगा। एल की वैल्यू बोलो कितनी आई? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। बहुत सारी किताबें इसको वॉल्यूम की टर्म में लिखती हैं, बहुत सारी किताबें इसको वॉल्यूम कैसे बनाओगे, जो ये एक्सप्रेशन आएगा देखो, क्या करो, एल से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड, एन स्क्वायर, ये एल बाय एल, एल स्क्वायर क्या बनेगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर बन जाएगा। सही है ना ये? एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर क्या बन गया? एन स्क्वायर, स्मॉल एन स्क्वायर, ये भर दिया। एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम, तो एल की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, ऐसा भी लिखा जाता है इसको। लेकिन सबसे ज्यादा यूज आप इसी को करो, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। उतार लो। क्या तुम ऐसे ही मुझे इन दोनों का निकाल के दे सकते हो?
यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू ये भरी, अगली बार मैं बी की वैल्यू ये भरूंगा, अगली बार बी की वैल्यू ये भरूंगा, आई को हटा दूंगा, जो बचेगा कौन बचेगा, एल। करो जल्दी फटाफट निकाल के देखो, सर्कुलर लूप के लिए देखो। लो जी, सर्कुलर लूप देखते हैं। सेकंड, सर्कुलर लूप। इस संडे तक ये चैप्टर कराऊंगा, संडे को भी क्लास है, सैटरडे संडे। अब की बार है भाई, क्योंकि 19 को वैसे ही छुट्टी होनी है ना, 19 का क्या मंडे है ना, तो मंडे को तो वैसे ही छुट्टी होगी। उसके बाद 21 की भी है और 24 की भी है, इसलिए मैं नहीं हूं, पेपर एक, ठीक है ना। सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप का बी बताओ सेंटर पे कितना होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2r, दिस वन। अब सबसे पहले फाई लगाओ, कैसे लगाऊं, एन इंटू बी ए। क्या इस सर्कुलर लूप के अंदर भी टर्न्स हो सकती हैं, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न, तो यहां पे एन ले लिया मैंने। बी की वैल्यू बोलना, म्यू नॉट आई बाय में 2r इंटू एरिया, कितना आ रहा है, एन म्यू नॉट आई ए बाय में 2r। क्या इस एरिया को पाई आर स्क्वायर भर दे, अरे एरिया को ये पाई आर स्क्वायर भर देते हैं, ये लो, तो एरिया पाई आर स्क्वायर ले लो। क्या बनेगा इधर, एक आर से एक आर कैंसिल, एन म्यू नॉट पाई पाई आर बाय 2, तो ये किसका एल आ गया, ये वेट आई था ना इसके अंदर, ये रहा, इंटू आई लिखो यहाँ पे 5, तो ये एल आ गया। कर लोगे ना, सिर्फ आई आई पे हाथ रखो, जो बचेगा वो जो दिखेगा वो एल है। कंपेयर, क्या टोरॉइड का भी ऐसे ही कर लोगे, हेडिंग लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको इसके लिए जगह छोड़ो, घर से करके आना। म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम से समझ में आ रहा है म्यूचुअल है, इसका मतलब वहां पे दो कॉइल्स हैं। ये लो, ये कौन है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर करंट जा रहा है, सॉरी मतलब इसके अंदर कोई करंट नहीं है अभी फिलहाल। यहां पे एक कॉइल लेंगे, इसमें एक सेल लगा दो, यहां से करंट आ रहा है, बताओ क्या इसमें करंट जा रहा है, तो ये मैग्नेट है कि नहीं है, क्या इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो कुछ इस तरीके से पास होंगी कि नहीं होंगी, तो क्या ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये वाली क्या इसके साथ लिंक्ड है, इसके साथ जुड़ी हुई है, इसके अंदर से पास कर रही है, इसका मतलब क्या इसकी वजह से इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड है। अगर मैं इसमें करंट चेंज करूं तो क्या ये और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उतना लाइंस ज्यादा, अगर लाइंस ज्यादा तो क्या चेंज, फ्लक्स का चेंज आ गया, अगर फ्लक्स चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस, और अगर सर्किट पूरा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस के बाद करंट भी, तो इसके अंदर ये सुई हिलेगी, समझे। अब देखो अंतर, देखो इसमें और इसमें जो पहले कराया था, क्या उसके अंदर करंट उसी कॉइल में चेंज किया, ईएमएफ भी उसी में इंड्यूस हुआ। अब मैं करंट इसमें चेंज कर रहा हूं, ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा है, आप इनको ऐसे मान सकते हो, ये ए कॉइल है, ये कौन, बी कॉइल। देखो क्या इसका फ्लक्स लिखूं, इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड है, अरे हाँ या ना, किसकी वजह से है, इसकी वजह से है, क्या इसके अंदर करंट आई जा रहा है, देखो लिखने का तरीका देखना, ये वाले फॉर्मूले सबको आते हैं, लेकिन इवेंचुअली दिक्कत यहां होती है। देखो फाई किसका लिख रहा हूं, ए का, क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दूसरे वाली में करंट कितना जा रहा है, मैंने पहले क्या लिखा था, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल्स टू एल आई, इतना ही लिखा था ना। अब क्या लिख रहा हूं, फ्लक्स फ्लक्स ए का करंट
बी का। बोलो यहां से फाई ए, क्या यहाँ एम आएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट, जैसे वहां एल आया था, यहाँ पे एम आई बी आ गया, और इसको बोलते हैं ए का विद रिस्पेक्ट टू बी। एक्चुअल एक्सप्रेशन ये है। लेकिन अगर इसको सिंपल भाषा में लिखते हैं तो लोग ऐसे लिख देते हैं फाई इक्वल्स टू एम आई। अब बताइए, अगर मैं फाई इक्वल्स टू एम आई लिखूं, ये ना बताऊं, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पूरे पूरे चांसेस हैं, है ना। पहले फ्लक्स देखिए किसका लिखना है, करंट किसका है, ये किसका आएगा? ये आ तो दोनों का रहा है, लेकिन ये ए का है, ए का विद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे, है ना, क्योंकि वहां पे चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं? बी की वजह से आ रहे हैं। तो लैंग्वेज समझ में आ गई। बोलो फाई इक्वल्स टू क्या आया? एम आई। किसकी डेफिनेशन पूछेगा? पहले किसकी पूछी थी? एल की। बोलो पुट आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर। क्या एम किसके बराबर आया? फाई के। क्या फाई आने के बाद ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी लगा सकते हो? अरे फ्लक्स होने के बाद ईएमएफ आ जाएगी, कितनी आएगी? माइनस एम डी आई बाय डी टी। लो, अभी मैं यहां के बाद समअप करूंगा इस चैप्टर को, क्योंकि ऑलमोस्ट टॉपिक हो गए इसके। एक टॉपिक रह गया एलआर सर्किट, है ना। अभी देखो, इसमें इसमें डी आई बाई डी टी को क्या भर दें? 1 एम्पियर पर सेकेंड। यहां पे मैंने आई को क्या भर दिया? 1 एम्पियर। दोबारा सुनिए, अब देखो, जब इस कॉइल में कितना करंट चले, तो इसके साथ जितना फ्लक्स लिंक्ड होगा वही एम होगा। अब अगर इस कॉइल में करंट इस रेट से चेंज हो जाए, तो इसमें जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कौन होगा? एम। नहीं आएगा? यहां देखो एम किसके बराबर आएगा? मोड ई के ना। ये नहीं आया समझ? दोबारा बोलूं? देखो, यहां पे ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है, ये ईएमएफ इंड्यूस कौन सी कॉइल में हुई है? इस वाली में। चेंज किस में किया? हाँ, जब इसमें करंट किस रेट से चेंज हो? 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से, तो इसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी? वही एम है। जब इसमें करंट कितना चल रहा हो, इसके अंदर फ्लक्स कितना लिंक्ड हो, वही क्या होता है? एम होता है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? एम, इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। दोनों लैंग्वेज बता रहा हूं जो किताबों में लिखी होती है। देखो, व्हेन, लिखना बंद छोड़ो एक बार। देखो, व्हेन द करंट इज चेंजिंग इन द सेकेंडरी कॉइल, दिस इज नोन एज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, ऐसा लिखा होता है किताबों में। तो सेकेंडरी में चेंज किया, फ्लक्स किस में आया? ईएमएफ किस में इंड्यूस हुई? एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरा, व्हेन करंट इज चेंजिंग इन वन कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल। ये दो लैंग्वेज हैं जो आसान लगे लिख सकते हो। एक कॉइल में चेंज किया, पड़ोसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गई। नाम इनको सेकेंडरी प्राइमरी दे सकते हो, लिख लो। व्हेन करंट इज changed in one coil and EMF is induced in neighboring coil। ये इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है। यहां से डेफिनेशन क्या लिखी, क्या लिखूं यहां से? डिफाइंड एज फ्लक्स, डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल। दोनों लैंग्वेज लिख दी। व्हेन 1 एम्पियर करंट is flowing in secondary coil। यहां कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, डिफाइंड एज ईएमएफ, डिफाइंड एज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कौन सी कॉइल? प्राइमरी। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल एंड when
current is changing in secondary coil at the rate of 1 ampere per second. Done? सही है। अब देखो, यहां तक मेरे को आज इतना ही कराना है। अब कल है ना, कल आते ही फाई इक्वल्स टू एल आई के और फाई इक्वल्स टू एम आई के और एल आर सर्किट के ये क्वेश्चंस हम करेंगे। लेकिन प्लीज यहां तक ये चैप्टर आप ये लगा के चलो आपका कंप्लीट है, लेकिन इसमें रिवीजन कैसे करनी है। देखो, मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था, मैंने न्यूमेरिकल्स का फ्लो चार्ट बनवाया था। बताओ पहले क्या लिखना है। फाई का फॉर्मूला क्या था, बी ए कॉस फाई का, और क्या हो सकता है फॉर्मूला। अब क्या क्या सीख लिया, एल आई भी सीख लिया, फाई का फॉर्मूला, एम आई भी सीख लिया, तो 3 फॉर्मूले हो गए। तो फ्लक्स के 3 फॉर्मूले, एक पहला स्टेप। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या आपको ई निकालनी थी। बताओ ई का वैल्यू माइनस डी फाई बाई डी टी सबसे मेन फॉर्मूला है कि नहीं है, लेकिन क्या हमने ई इक्वल्स टू बी एल वी निकाला। नाम क्या था इसका, मोशनल ईएमएफ। जिसको चैप्टर मुश्किल लग रहा है इसको देख लो एक बार, मैंने कराया क्या है, ये सब करा दिया। मैं कंपाइल कर रहा हूं। क्या मैंने ई का फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर निकाला। क्या था ये, रोटेटिंग रोड। क्या थी ये, रोटेटिंग रोड। उसके बाद ई, और बताओ, माइनस एल डी आई बाय डी टी, आज ही निकाला ये। उसके बाद ई इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाय डी टी, ये। और कोई आया फॉर्मूला ई का, ये मेन है। तो कितने फॉर्मूले हो गए, 5। तो 5 तरीके से क्या निकाली जा सकती है, और 3 तरीके से। क्या तुम्हें कनेक्ट करना आता है, बोलो। ये वाला तो कहीं भी कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला यहां कनेक्ट हो रहा है जाके, और ये वाला यहां कनेक्ट हो रहा है जाके। उसके बाद थर्ड, क्या तुमसे आई पूछा जाता है। जब तुम्हारी ई आ जाती है तो ई के नीचे क्या लगाते हो, कौन है ये, रेजिस्टेंस। ये कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद बताइए, क्या मैंने क्यू भी निकालना सिखा दिया था आई डी टी से, इंटीग्रेशन से। नेक्स्ट, अब सुनिए फिफ्थ, क्या मैंने पावर सिखाई थी, पावर। मैंने लेंजेस लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ दिया था, उसमें पी कितनी निकली थी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, है कॉपी में। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, यहां कहां से आई थी ये, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंजेस लॉ। ये प्रूव करना आता है, ये निकाला था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। सिक्स्थ, एनर्जी निकाली, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितनी आई, हाफ एल आई स्क्वायर। सही है। क्या मैंने इंडक्टर के अंदर, अच्छा अभी आज हमने एल निकालना सीख लिया। एल किसका, सोलेनॉइड का। कितना निकाला, देखो कॉपी में, मी नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, वॉल्यूम के टर्म में लिखा हूं तो मी नॉट एन स्क्वायर वी। ये काम किया मैंने अभी, ये देख लो। चैप्टर में अगर रोज का एक टॉपिक भी पढ़ोगे ना तो 5 दिन में पक्का हो जाता है। ये देखो, सिर्फ फ्लक्स पढ़ो, सारे क्वेश्चन वो देखो। अब ये फ्लक्स है, क्या ये फाई टी की टर्म्स में हो सकता है, टी की टर्म्स में आता था। जब टी की टर्म में आता तो हम डी फाई बाई डी टी लगाते थे। बहुत सारे क्वेश्चन टी की टर्म में है ना इसके, ये टी की टर्म्स में आता है। अच्छा, इस एल की यूनिट और एम की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। वन लाइनर कंप्लीट। बताओ, इसमें कुछ भी नहीं है। जितने बड़े चैप्टर ये पहले आते थे ना, जैसे जो तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया, वो थोड़े से वास्ट है। किसी भी चीज की शुरुआत करोगे मुश्किल लगेगी, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स शुरू किया, आपको थोड़ा सा दिक्कत आई,
आप धीरे धीरे आगे चल रहे हो, देखो कैसे चीजें मिनिमाइज होती जा रही है। सच सच बताना, लग रही है आसान एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ये चैप्टर छोटे हैं, 3-3 4-4 5-5 टॉपिक में खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना? करके आना, इसको लिख लो।